नमस्कार दोस्तों। दो शब्द हैं, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये वो दो शब्द हैं जो भारत को पूरी दुनिया से अलग बनाते हैं। न केवल अलग बल्कि एक महान देश बनाते हैं। जब हमारे पड़ोसी मुल्क कट्टरवाद में दब रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे देश का सोशलिस्ट और सेकुलर कैरेक्टर इसे अलग और महान बनाता है। एक बार फिर आरएसएस ने कॉन्स्टिट्यूशन पर बहस छेड़ दी है। इस बार टारगेट पर यही दोनों शब्द हैं, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। हाल ही में इनके एक प्रमुख नेता दत्तात्रेय होसबले ने इमरजेंसी पर बोलते हुए फिर से इन दोनों शब्दों को हटाने की मांग की, ये कहते हुए कि ये दोनों शब्द इमरजेंसी में जोड़े गए थे जब इंडिया में एक तरह की तानाशाही थी, और दूसरा ग्राउंड ये है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों शब्द नहीं थे। हेमंत बिस्वा असम के सीएम है बीजेपी की तरफ से, वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म भारतीय विचार के खिलाफ है, इन्हें हटाने का ये गोल्डन टाइम है इस वक्त। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान जी भी यही बात कह रहे हैं कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो है हमारे मूल मूल्य नहीं है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी तो इन सब से दो कदम आगे जाकर ये कहते हैं कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म वर्ड्स प्रेम्बल में अल्सर के जैसे हैं। इन दोनों शब्दों को उन्होंने एक बीमारी से कंपेयर किया है। हिस्टोरिकली आरएसएस, जिसने संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया, ये कहते हुए कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम अपना कह सकें, अपना मतलब कुछ मनुस्मृति जैसा, उन्होंने डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को वेस्टर्न कंसेप्ट कहकर नकार दिया। मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है, मैं पढ़ता हूं आपको। बड़ी आयरनी वाली बात है, एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये। द पार्टी शैल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड and to the principles of socialism and secularism। ये बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है। खैर दोस्तों, ये तो है सारी पॉलिटिकल बातें, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। हम जाते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। 1948 में जब ये कहते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो क्या था, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। कानून में इंटरेस्ट रखने वाले और संविधान में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए वीडियो आज का मजेदार होने जा रहा है। आप चाहें तो फोन को साइड पर रख सकते हैं क्योंकि देखने वाला कुछ नहीं है, बस गौर से सुनिएगा। 1948 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी है, बहस चल रही है। सभी यूनानिमसली इस बात से सहमत थे कि भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश होगा, लेकिन कुछ चाहते थे कि ये दोनों शब्द स्पष्ट रूप से लिखे जाएं और कुछ चाहते थे कि इन शब्दों को एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है कि हम क्यों एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने जा रहे थे। अंग्रेजों से आजादी के बाद दोस्तों एक नया भारत बनाना था। ये वो भारत नहीं था जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, क्योंकि वो भारत इनइक्वालिटी, फ्यूडल्स के अन्याय, शोषण और कास्टिज्म पर आधारित एक भारत था। एक आधुनिक भारत बनाना था जो इक्वालिटी, ब्रदरहुड की बात करे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर बेस्ड हो। एक ऐसा भारत बनाना था। समाजवाद की बात करते हैं दोस्तों। देश ब्रिटिश कॉलोनियल के चंगुल से आजाद हो गया था, उन्होंने भारत को निचोड़ के रख दिया था। भारत पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। एक प्लास और पेचकस तक भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी और लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत को दुनिया का सबसे गरीब देशों में भारत की गिनती होती थी। हमारे नेताओं का मुख्य फोकस था विकास, डेवलपमेंट, जिसमें सिटीजन्स की सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी भागीदारी और सबको फल भी मिले, ना कि कुछ अमीरों का विकास हो, कुछ मुट्ठी भर लोग हाथों में ही संपदा जो है, धन जो है वो इकट्ठा ना हो जाए। ये कुछ ऐसा ही था जैसे आज मोदी जी स्लोगन देते हैं, सबका साथ सबका विकास। इस राजनीतिक और आर्थिक मॉडल को टेक्निकली समाजवाद या सोशलिज्म कहा जाता है। इसलिए हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान को इस तरह बनाया कि उसमें सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स उसके अंदर आ सके और एक ऐसा भारत बने जहां पर सबको बराबरी का अधिकार हो और देश की जो डेवलपमेंट है उसका फल सबको बराबरी से मिले, ना कि कुछ मुट्ठी भर हाथों में जो वेल्थ है वो कंसंट्रेट होकर रह जाए। कैसे किया ये? एक चैप्टर है पूरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 39 है। उसमें कुछ बिंदु हैं, कुछ मुख्य बिंदु के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आर्टिकल 39 दोस्तों कहता है कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल मटेरियल रिसोर्सेज का कम्युनिटी में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जो सबका भला कर सके। वही बात कि कुछ चंद हाथों में ना जाए। और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कुछ ऐसे ऑपरेट करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, प्रोडक्शन का बेनिफिट जो है लोगों तक पहुंचे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो आदमी और औरतों के लिए, और ऐसे हालात, गरीबी किसी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए, किसी औरत के लिए और किसी बच्चे के लिए गरीबी ऐसे हालात ना खड़े कर दे कि वो अपनी सेहत को दरकिनार करके उसको मजबूरी में भी काम करना पड़े।
लिविंग वेजेस की बात थी वर्कर्स के लिए, और स्टेट की ये जिम्मेदारी थी कि हर शख्स को, हर इंसान को एक न्यूट्रिशियस डाइट मिल सके, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो। पूरा चैप्टर है ये जिससे सोशलिज्म को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। अब बात करते हैं दोस्तों सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता। अंग्रेजों ने लंबे समय तक फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। खासतौर से 1857 की बगावत के बाद जब हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े, तब से यह नीति उनके लिए इतनी उपयोगी थी कि इस महान देश को स्वतंत्रता भी एक त्रासदी के साथ मिली, बंटवारे के साथ। करीब कहा जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग मारे गए। धर्म के नाम पर यह सारी हत्याएं हुई, पार्टीशन हुआ, एक नया देश धर्म के आधार पर बना। 70 लाख मुस्लिम भाईचारे के लोग इस्लामिक पाकिस्तान चले गए, जबकि करीब 3.5 करोड़ मुस्लिम भाईचारे के लोग भारत में ही रुके रहे। कौन से भारत में? धर्मनिरपेक्ष भारत में, नेहरू और गांधी के भारत में, अंबेडकर और हसरत मोहानी के भारत में, खान अब्दुल गफ्फार खान के भारत में, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल के भारत में। संविधान सभा के लिए एक मेन बिंदु था, प्रमुख विचार था कि नया भारत कम्युनल डिस्प्यूट से परे हो, सांप्रदायिक अशांति ना हो, कट्टरता में ना फंसे, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, लोगों में भाईचारा हो। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए चैप्टर 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 पब्लिक सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट की बात करता है बिना किसी भेदभाव के। आर्टिकल 25 जो कि धर्म को मानने को, पालने की और प्रचार करने की आजादी देता है। आर्टिकल 26 जो कि धार्मिक और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाने की फ्रीडम देता है। आर्टिकल 27 धर्म के नाम पर किसी भी तरह की टैक्स कलेक्शन पर रोक लगाता है। आर्टिकल 28 वो जो कहता है कि स्टेट फंडेड किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। आर्टिकल 29 जो कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को खास तौर से प्रोटेक्शन देता है। ये माइनॉरिटीज रिलीजियस माइनॉरिटीज भी होती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं। आर्टिकल 30 जो कि माइनॉरिटीज को ये हक देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकें और उनको एडमिनिस्टर कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजंस डालकर इन दोनों शब्दों की आत्मा हमारे संविधान में डाल दी गई। इन प्रैक्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट और सेकुलर बन गया। फिर शब्दों को लेकर बहस क्यों हुई? फिर हम वापस चलते हैं 15 नवंबर 1948। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर केटी शाह ने इन शब्दों को संविधान में शामिल करने के लिए कई बार अटेम्प्ट किए। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट रूप से लिखने से भारत की जो सेकुलर कमिटमेंट है अपने माइनॉरिटीज को लेकर वो झलकेगी। समाजवादी सोशलिस्ट वर्ड को डालने के लिए उन्होंने जोर दिया कि इससे आर्थिक समानताओं को दूर करने की जो हमारी कमिटमेंट है वो फोकस में आएगी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का क्या रुख था इस बारे में? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इन दोनों शब्दों को जोड़ने का विरोध किया। ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के कट्टर समर्थक थे, लेकिन उनका विरोध सिर्फ इस बात को था कि क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रिंसिपल इन दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है तो स्पेसिफिकली इन वर्ड्स को डालने की जरूरत नहीं है। उनका मानना यह भी था कि जो पॉलिसीज हैं ये फ्यूचर में टाइम और सरकमस्टांसेस तय करेंगे, आने वाली सरकारें, आने वाले लोग तय करेंगे। हो सकता है कि इससे अच्छा मॉडल उस वक्त बन जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो प्रोविजंस हमने दी गई हैं अगर वो सोशलिज्म नहीं है तो फिर सोशलिज्म क्या है? उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं वो सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी, इसके लिए किसी लेबल की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था। पंडित नेहरू भी अंबेडकर जी के इन कथन से, इन बातों से सहमत थे। उनका भी यही कहना था और हम जानते हैं कि पंडित नेहरू कट्टर समर्थक थे सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि इन शब्दों को स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रिंसिपल सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को ही फॉलो करेगा, उसके प्रोविजंस इसमें आ चुके हैं। तो ये समझ कुछ ऐसे हुआ कि नेहरू और अंबेडकर दोनों ही मानते थे कि संविधान हमारे फ्रेमवर्क को तय करता है, हमारी पॉलिसीज को तय नहीं करता है। और रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एक सेकुलर और सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया बिना इन दोनों शब्दों के, जबकि ये दोनों शब्द उसकी मूल भावना और आत्मा बनकर हमारे संविधान में समा गए। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तब नहीं जोड़े गए तो कब जोड़े गए? इमरजेंसी में चलते हैं 1970 के दशक के आसपास। इंदिरा गांधी जी पीएम थी उस वक्त। गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने लगाया और बड़े अग्रेसिव तौर से उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो
शुरू कर दिए। बड़े इंडस्ट्रीज को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। मकसद एक ही था कि कुछ चुनिंदा अमीरों के हाथों में धन जो है वो इकट्ठा ना हो जाए, रिसोर्सेज मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ना आ जाए। इसके लिए क्या किया उन्होंने, 1969 में 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। 1971 में प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर दिया। प्रीवी पर्स थे राजघरानों को मिलने वाली एक तरह की पेंशन थी। 1971-72 में कोल माइंस को नेशनलाइज कर दिया। 1972 में करीब 55 इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। 1973 में ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। 1975 में कुछ बड़े लेवल पर लैंड रिफॉर्म शुरू कर दिए। मजदूरों के पक्ष में लेबर लॉज बने। फिर दोस्तों आता है 25 जून का दिन 1975, जब इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी क्यों लगाई गई उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। प्रेजेंटली हम उसी आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आपातकाल के दौरान ही दोस्तों 42nd अमेंडमेंट आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 76 में। कई बड़े चेंजेस उसमें किए गए और इसलिए उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हम बाकी चीजों पे नहीं जाएंगे, सिर्फ इन 2 शब्दों के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों शब्द किसी आर्टिकल में नहीं जोड़े गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं जोड़े गए थे, बल्कि प्रेम्बल में जोड़े गए थे। सिंबॉलिक थे ये दोनों शब्द, ये दिखाने के लिए कि इंडिया एक सोशलिस्ट और सेकुलर नेशन के रूप में कमिटेड है। और इन दोनों शब्दों को जोड़ने से संविधान के आत्मा पे कोई चोट नहीं लगी थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था। जो पहले से था बस प्रेम्बल में उसी को लिख दिया गया था। और जो रिफॉर्म्स किए गए थे, जो मैंने ऊपर बताए, जो नेशनलाइजेशन की गई थी, इन शब्दों को जोड़ने से पहले ही कर दी गई थी। अब क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे, तो आज एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि ये तो उस वक्त जोड़े गए जब एक तरह की डिक्टेटरशिप थी देश पे। खैर, हम दोस्तों वापस आते हैं अब आज के दौर में। आज क्या रेलेवेंसी है सोशलिज्म शब्द की और सेकुलर शब्द की। हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखते हैं 2023 की। क्या कहती है रिपोर्ट वो, भारत के सबसे 1% अमीर जो लोग हैं उनके पास देश की 40% वेल्थ कंसंट्रेटेड है, और 10% के पास, जो टॉप के 10% उनके पास 80% वेल्थ कंसंट्रेटेड है। जबकि जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। अगर आप ऊपर के 1 या 10% लोगों में आते हैं तो खुश हो जाइए, और अगर 50% में आते हैं जिनके पास सिर्फ 3% है तो आप चिंता कीजिए। इनकम की बात करें, अगर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है 2022 की, उसके हिसाब से भारत दुनिया के सबसे अनइक्वल देशों में से एक है। जो टॉप के 10% हैं वो नेशन की वेल्थ का 50, नेशन की इनकम का 57% लेके जा रहे हैं, और जो टॉप के 1% है वो नेशनल इनकम का 22% लेके जा रहे हैं। और फिर बात आती है जो नीचे के 50% है, उनके हिस्से आती है नेशनल इनकम की सिर्फ 13%। खुश हो जाइए अगर आप ऊपर के 10 या 1% में हैं, और चिंता कीजिए अगर नीचे के 50% में है। जीएसटी की बात करें अगर, टैक्स कलेक्शन की, 50% जो लोग हैं, नीचे वाले 50% लोग जीएसटी का 64% पे कर रहे हैं। जबकि जो टॉप के 10% हैं, जो सुपर रिच लोग हैं, वो जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ 4% का अपना योगदान देते हैं। हेल्थ की बात करें अगर, तो कई जो कॉमन जो इंडियन है उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है। एक लग्जरी बन चुकी है अच्छी हेल्थ सर्विसेज। हर साल करीब 6.5 करोड़ लोग, मतलब हर सेकंड में करीब 2 आदमी जो है इलाज के खर्चे की वजह से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं, पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की बात करें, 2023 का डाटा है, इंडिया की 74% पॉपुलेशन को अच्छी डाइट नहीं मिल रही है, और 39% तो ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन भी पूरे नहीं मिल रहे हैं। डाइट तो उनके लिए, खाना तो उनके लिए दूर की बात है, न्यूट्रिशन भी जो बॉडी को चाहिए वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। ऊंची जीडीपी लेकिन बढ़ती गरीबी, ऐसे ही इनइक्वालिटी, ऐसे ही डिस्पैरिटी के ऊपर सोशलिज्म अटैक करता है, चोट पहुंचाता है। लेकिन यह बात भी सही है, हमारे सामने है कि सोशलिज्म जो कुछ कर सकता था हम वो नहीं पा पाए अभी तक। फिर भी समाजवाद हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। मोदी जी भी इसी की रोशनी में काम करते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी किसी भी दूसरे समाजवादी से ज्यादा समाजवादी हैं। आप मुझसे सहमत हो जाएंगे, ये बात सुन लीजिए पूरी। आप मोदी सरकार की समाजवादी स्कीम्स के बारे में जान लीजिए। गिनती है, पूरी लिस्ट है, मैं 1 बाय 1 बताऊंगा आपको। हर घर राशन, गरीब कल्याण योजना अपने आप में अनोखी है पूरी दुनिया में, ऐसा कहीं नहीं है। बिगेस्ट सोशलिस्ट स्कीम है पूरी दुनिया की, जिसके तहत 80 करोड़ पॉपुलेशन को 5 सालों तक
फ्री राशन दिया जाएगा। कोविड के वक्त शुरू हुआ था, 28 तक ये चलेगा। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना इसको बोलते हैं, हर साल गरीब किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, 6,000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं। हर घर बैंक अकाउंट, जन धन योजना, ताकि गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा जा सके। और अभी तक का डाटा ये बताता है, सरकार का जो कहना है कि करीब 26 लाख करोड़ गरीबों को डायरेक्ट ट्रांसफर इसी स्कीम के जरिए, अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनके तहत पैसे सरकार दे चुकी है, 26 लाख करोड़। हर घर स्वास्थ्य, आयुष्मान योजना, दुनिया में इसका कोई एग्जांपल नहीं मिलता है। हेल्थ कवर है करीब 5 लाख का गरीबों के लिए। हर घर गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, फ्री कनेक्शन गैस कनेक्शन का। हर घर जल, जल जीवन मिशन। हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन। हर घर बिजली, सौभाग्य योजना। हर घर टीका, लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव है दुनिया की। हर घर पक्का घर, पीएम आवास योजना। ये सारी पॉलिसीज वो है जो किसी भी एक समाजवादी देश में होंगी। कोई भी नेता अगर वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो ऐसी ही नीतियां लेकर आएगा। तो इन नीतियों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी पूरे समाजवादी हैं और समाजवाद के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है वो नहीं रुक रही है। और उसका रिजल्ट क्या है कि एक तरफ तो वो डाटा जो मैंने आपको ऊपर बताया, जिसकी वजह से जो ये बहुत शेयर एक इनइक्वालिटी दिखा रहा है, दूसरी तरफ ये योजनाएं। तो जब तक वेल्थ की जो कंसंट्रेशन है चुनिंदा हाथों में, बल्कि चुनिंदा हाथ भी नहीं, अब तो कुछ गिनी चुनी उंगलियां रह गई हैं, 2-4 लोग हैं पूरे देश में जिनके पास 70-80% देश की वेल्थ जो है कंसंट्रेट हो चुकी है। सेकुलरिज्म पर दोस्तों बातें हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषणों पर चिंता जाहिर की है, हेट स्पीच पर। हमारे चारों तरफ हेट स्पीचेस हैं, कम्युनल झगड़े हो रहे हैं, धर्म के नाम का एक जुनून सा लोगों के दिमाग पर चला हुआ है। जब पूरी दुनिया में एक तरफ एआई और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हमारा देश का नौजवान कस्सी लेकर खुदाई में लगा हुआ है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। रिलीजियस हेट से भरे हुए जो यूथ है वो नेशन बिल्डिंग के किसी काम के नहीं है। हमें अपने पड़ोसी देशों जैसा नहीं बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है, दुनिया हमें फॉलो करे। हमारा आदर्श सर्व धर्म संभाव का है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। अब आज के बड़े सवाल पे आते हैं दोस्तों, क्या ये शब्द संविधान में बने रहने चाहिए? जब ये शब्द दोस्तों जोड़े गए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ था। इनको जोड़ने से एक कमिटमेंट ही दिखाई थी हमने। लेकिन जब आज इनको हटाया जाएगा तो क्या मैसेज जाएगा? माइनॉरिटीज के बीच में क्या मैसेज जाएगा जब हम सेकुलरिज्म वर्ड को हटाएंगे? देश के जो मेहनत का जो गरीब जो लोग हैं उन तक क्या मैसेज जाएगा जब हम सोशलिज्म वर्ड को हटाएंगे? क्या हम ये मैसेज दे रहे होंगे कि अब भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा है? ऐसे मैसेज से ना सिर्फ दुनिया भर में हमारी छवि के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बल्कि जो हमारी जो इंटरनल डेवलपमेंट है उस पर भी चोट पहुंचेगी। हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारत एक ऐसा देश बन जाए जहां पर कुछ गिने चुने 2-4 लोगों के हाथ में पूरे देश की वेल्थ कंसंट्रेट हो जाए और दूसरी तरफ ऐसी नौबत आ जाए कि 80 करोड़ लोगों को सरकार को राशन खिलाना पड़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत एक ऐसा देश बन जाए जहां पर 70, 75, 80 सालों के बाद भी धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हों। लोगों के फ्रिज खोलकर, पतीले खोल के चेक किए जाए कि इसमें खाने के लिए क्या चीज पड़ी है। ढाबों पे जाकर नाम पूछा जाए कि तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, मोहन है या सलीम है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।